चलिए आज स्टार्ट करने वाले हैं हम सभी जो आपका एक्सरसाइज 2.2 है उसके पहले कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है 2, 3, 4 एंड 5 एग्जाम्पल्स। वो एग्जाम्पल्स हम सभी करेंगे, ठीक है, 1 बाय 1 एग्जाम्पल्स करेंगे। कल कुछ मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस भी कराया था कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन की मेथड को यूज करके हम उसकी जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये इसके प्रीवियस वाले लेक्चर्स में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। इस लेक्चर में हम एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे कि कैसे जीरोज अगर मिल जाते हैं तो उसको वेरीफाई कैसे करेंगे, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए अलग अलग तरीका है, दो तरीके का वेरिफिकेशन है, ध्यान से समझिएगा। वेरीफाई करने के लिए दो चीजें हैं, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए दो चीजें हैं, यहां पर समझना। पहला वेरीफाई करने के लिए ये बोलेगा कि जो आपका जीरोज है, जो जीरोज है वो रियल है या नहीं है, मतलब सही जीरोज है या नहीं है, ये वेरिफिकेशन आएगा। और दूसरा आएगा कि जो आपने फाइंड आउट किया था सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो फाइंड आउट करने के लिए क्या वेरीफाई करने के लिए, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। जो भी पॉलिनोमियल होगा, कोई भी पॉलिनोमियल है, एक पहला आएगा आपको कि आपको जीरोज दिए होंगे और कहेगा कि ये वेरीफाई करके बताओ ये जीरोज है या नहीं है। दूसरा टाइप ये होगा कि जीरोज दिए हैं, ठीक है, आपको एक और कोफिशिएंट आपको पता है उसके, क्योंकि पॉलिनोमियल दिया हुआ तो उसका कोफिशिएंट आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट टर्म क्या होता है, उसके बीच में और जीरो के बीच में रिलेशन जो होता है, जैसे मैंने सम ऑफ जीरोज का रिलेशन बताया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का रिलेशन बताया था, वो करेक्ट है या नहीं है, वो वेरीफाई करने के लिए। तो दो चीजें वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। एग्जाम्पल में आप ये एग्जाम्पल अगर कर लेते हैं तो आपको इससे रिलेटेड, ये जो एग्जाम्पल आप कर रहे हो ना, इस एग्जाम्पल से रिलेटेड 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का दो क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछते हैं। इसका मतलब 5 मार्क्स आपका बैठा एकदम मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको बार बार आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो वीक स्टूडेंट हैं उनको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मेरे साथ डिस्कस करना पड़ेगा। जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना है उस व्हाट्सएप ग्रुप को, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे कि सर ये प्रॉब्लम नहीं समझ में आता है, इसको दोबारा समझाइए, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे सकते हैं। आप सिर्फ अगर साइलेंटली सिर्फ सुनते रहोगे और आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं करोगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना पड़ेगा। अपनी प्रॉब्लम को भी शेयर करो कि जो पॉइंट मैं समझा रहा हूं वो पॉइंट आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आपको पूछना पड़ेगा कि सर ये पॉइंट कैसे होगा। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूं और इसको सोल्यूशन करके बताता हूं, ठीक है। सिंपल तरीके से मैं सोल्यूशन बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको एग्जाम्पल 2 का क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके पास टेक्स्ट बुक होंगे, किसी के पास नहीं होगा, तो सबको बेनिफिट मिल जाएगा। क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये दिया हुआ है। एंड वेरीफाई द रिलेशन, जो मैंने बोला था, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये आपके सामने जो दिया हुआ है ये क्वेश्चन है। सभी को आवाज क्लियर आ रही है ना? जिसको क्लियर आ रही है एक बार माइक ऑन करके बोल देगा। तो यहां पर आपके सामने फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल,
ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल का जो क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो फाइंड द जीरोज, मतलब इसके पहले तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और कितनी वैल्यू होगी, क्योंकि आपको पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होते हैं, 2 जीरो होते हैं। ठीक है, साथ साथ में आप कभी कभी आप बोल भी सकते हो जब मैं समझा रहा हूं तो एक ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोज कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, तो वो 2 जो है उसको क्या करना है, पहले फाइंड करना है, फिर बाद में इसको वेरीफाई करना है कि जो आपने फाइंड आउट किया है और जो इसके कोफिशिएंट हैं, ठीक है, वो कैसे वेरीफाई होगा, वो सब कुछ यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो पहले यहाँ पर सोल्यूशन हेडिंग डाल लेंगे। ठीक है, और आपका पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल को x के फॉर्म में तो इस तरीके से लिख लेना, क्या है, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये आपने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद आपको अगर इसके पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड आउट करने हैं तो क्या करेंगे, मैंने वो कंडीशन बता के रखा था, क्या करोगे, ये px की वैल्यू 0 कर दो, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है, प्लस 10। अभी आपको मैंने बताया था कि 10 को ऐसे फैक्टर करो, देखो यहां पर क्या लेना होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कांस्टेंट टर्म वाला और इसके साथ जो मल्टीप्लीकेशन है, क्या है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 10 10 होता है। 10 के फैक्टर यहाँ पे बताना है, तो 10 के फैक्टर क्या होता है, एक तो होता है 1 इंटू 10, दूसरा होता है 2 इंटू 5, और कोई फैक्टर है, नहीं है, और कोई फैक्टर नहीं है, 1 इंटू 10 है, 2 इंटू 5 है, और कोई फैक्टर बनेगा, नहीं बनेगा। अब यहाँ पर जो फैक्टर हैं इनमें देखना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ एडिशन पे ये 7 आना चाहिए। कल इसकी प्रैक्टिस मैंने कराया था कि कैसे ये करना है। ठीक है, कल अगर जो नहीं ज्वाइन होंगे तो आज वो वीडियो अपलोड हो जाएगा कल वाला, वो भी आपको लिंक शेयर कर देंगे, उसको देख लेना, कई सारे मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताए थे, तो उसकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये निकालने नहीं आएगा। जब जीरो जी नहीं मिलेगा तो किसको आप वेरीफाई करोगे। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये है कि आपको जीरो जी फाइंड आउट नहीं करने आएगा तो आप वेरीफाई किसको करोगे। तो जीरो फाइंड आउट करने भी आपको आना चाहिए, और सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही पूछेगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर होगा तो उसके नहीं पूछेगा। ठीक है, पूछेगा जब आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसके फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो रिड्यूस सिलेबस हुआ है उसमें ये नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है रिड्यूस वाला पार्ट कैंसिल हो जाए, तो वो चीज़ें भी ध्यान में रखना कि मैं पूरा का पूरा आपको कंप्लीट आपको सोल्यूशन दूंगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए कि इसका जब मैं फैक्टर किया तो ऐड, इसको मैं 2 पार्ट में कर रहा हूँ, तो ये कौन सा आ जाएगा, 2 और 5 आ जाएगा, क्योंकि इनका एडिशन 7 हो रहा है, तो इनको 2 पार्ट में कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 7 को क्या कर दिया, एक बार 2x एक बार 5x, क्योंकि x है तो x दोनों में होना चाहिए, फिर यहाँ पे प्लस 10। ठीक है, जब दोनों में x है तभी ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकते हैं। इसके साथ देखो, ये इसके साथ नहीं बन पाएगा, इसके साथ अगर एडिशन करोगे तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके साथ x नहीं है। ठीक है, लेकिन अदर प्रॉपर्टीज हम इसके साथ कर सकते हैं, जैसे कि देखो अगर मुझे इसमें से कॉमन लेना है तो देखो x इसमें है, x इसमें भी है, तो x कॉमन ले सकते हैं। नंबर इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो 1 कॉमन लेने का कोई मतलब नहीं होता है, 1 लिखो या ना लिखो, इसमें 1 ऑलरेडी इनबिल्ट होता है। तो यहाँ से देखोगे तो यहाँ x था, यहाँ x स्क्वायर था, तो एक x तो है ही इसमें, एक x है, x स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता तो यहाँ पर स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर नहीं था, इसलिए हम सिर्फ x लिए हैं। यहाँ पे एक x निकल गया तो सिर्फ बचा क्या, x, प्लस था तो प्लस, फिर ये x जो है यहाँ पर मैंने कॉमन ले लिया, तो ये रिमेनिंग क्या बचा, 2, इसका पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इन दोनों को करेंगे, इन दोनों में देखोगे 5 के टेबल में ये भी आ रहा है, 5 के टेबल में ये भी आ रहा है। ठीक है, तो जो इन दोनों में मिनिमम नंबर हो ना उसको लेकर चेक करते हैं, तो ये मिनिमम 5 था, तो 5 के टेबल में तो ये आएगा, लेकिन ये भी आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, इसीलिए ये 5 हो गया। ठीक है, x इसमें है, x इसमें नहीं है, तो इसलिए नहीं ले पाएंगे। यहाँ से सिर्फ x बचा, प्लस था तो प्लस, अब 5 कितने बार में आ रहा है, 2 बार में, तो 2 आ गया। अब यहाँ पर देखोगे इन दोनों में देखो, ये और ये पार्ट में देखोगे तो x प्लस 2 आपका कॉमन दिख जाएगा, और यहाँ से क्या बचा, x बचा, और यहाँ से क्या बचा, 5 बचा। ठीक है, तो देखो ये फैक्टर फॉर्म में हो गए कि नहीं, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में हो गए, और ये इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, तो एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0, कहने का मतलब है
ये जीरो कब आएगा? जब इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन है तो कोई एक जीरो होगा तभी होगा। तो ये भी जीरो हो सकता है तभी ये जीरो हो जाएगा, या तो ये जीरो हो। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक बार x प्लस 2 इक्वल टू जीरो और एक बार x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, -2, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, +5, इधर गया तो -5। तो x की दो वैल्यू यहाँ पर फाइंड होके आ गई, x की दो वैल्यू क्या हो गई, फाइंड होके आ गई, -2 एंड -5। तो ये क्या है, -2 और -5 क्या है, जीरोज है। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, x की जो दो वैल्यू है -2 -5 इज अ जीरोज ऑफ px, इस तरीके से लिख दोगे। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करना होता है, एक अल्फा इक्वल टू -2 और बीटा इक्वल टू -5 लिख दो। ठीक है, मतलब इनको नाम देने के लिए मैंने अल्फा लिख दिया, इसका नाम देने के लिए बीटा रख दिया। ओके, ये चीजें मैंने समझा दिया था। अब कोफिशिएंट देखिए, अब ये इतना तो मुझे जीरोज मिल गया ना, जीरो फाइंड आउट करने के लिए बोला था, जीरोज मिल गए हैं। अब क्या करना है, ये रिलेशन वेरीफाई करना है। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में क्या किया है मालूम है, ये जो फाइंड आउट किया है ना -2 -5, वो डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेता है। ये दो स्टेप बताएगा, उसके बाद से डायरेक्ट यहां पर आ जाएगा, यहां से डायरेक्ट यहां आ जाएगा, फिर ये बता देगा -2 -5। लेकिन कैसे आया वो नहीं पता चलेगा। तो इस तरीके से सोल्यूशन आपको दिखाने पड़ते हैं। ये अगर सोल्यूशन इस तरीके से दिखाओगे तो एक बार फिर बाद में आप लेफ्ट होकर फिर ज्वाइन करो। अगर आवाज आपका अटक रहा है तो आप लेफ्ट होकर फिर से ज्वाइन करो। हाँ, आवाज आपका अटक रहा है क्योंकि आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसकी वजह से अटक रहा है। तो आप लेफ्ट होके फिर से ज्वाइन करो। इसमें नेटवर्क ठीक है, इसमें बराबर है, मतलब बाकी लोग को आ रहा होगा, बाकी लोग को आ रहा होगा। ठीक है, बाकी लोग को आ रहा है, आपको ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका ही प्रॉब्लम होगा ना, क्योंकि बाकी तो स्पष्ट सुनाई दे रहा है। चलिए यहाँ पर बाकी सब इस ध्यान से सुने, डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा ट्राई करते रहो। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू तो आ गई। अब मेरे पास, मेरे को काम था ये वाला जीरोज तो हो गया, अब वेरीफाई करना था, जीरोज और कोफिशिएंट को वेरीफाई करना था। तो उसको कैसे करेंगे, ठीक है, तो वो चीज़ें बता देता हूँ। हमारे वेरीफाई करने के लिए पहले कोफिशिएंट आपको निकाल लेना होगा। तो यहाँ पर कोफिशिएंट देखोगे, मैं कोफिशिएंट जो बता रहा था वो भी बता देता हूँ, यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, पहले नंबर आपका पॉलिनोमियल क्या है, x² + 7x + 10। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² इज, यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। फिर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 7 + 7, एंड कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म इज, क्या है कांस्टेंट टर्म, ये 10 है। ठीक है, तो आपके पास दो चीजें हैं वेरिफिकेशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए दो है। पहला है सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या था, माइनस क्या था, -b/a। b क्या होता था, यहां पर देखो, यहां पर ये x वाले का जो टर्म होता था वो b है, और जो x² का टर्म था वो a है। कहने का मतलब ये वाला पार्ट a का है, ये b का है और ये c का है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताया था ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ये मैंने शायद सेकेंड लेक्चर या थर्ड लेक्चर में बताया था। ये होता है ax² + bx + c होता है। देखो x² के साथ a है तो इसका 1 है, फिर x के साथ b है तो यहाँ पे b की वैल्यू 7, यहाँ c की वैल्यू 10, तो c की वैल्यू 10 आ गई। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोज कितने हैं, देखो -2 -5, और यहाँ पे माइनस b की वैल्यू कितनी है, 7 है, और a की वैल्यू 1। यहाँ पर इसको देखोगे तो -2 और -5 क्या हो रहा है, -7, और इधर भी क्या आ रहा है, -7। तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो यहाँ लिख दोगे वेरीफाइड। यहाँ क्या लिख दिए, वेरीफाइड लिख दिए। और दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। दूसरा क्या है,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो क्या है, सी अपन ए था ना। अब प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब -2 और -5 का मल्टीप्लीकेशन। और सी अपन ए, देखो सी अपन ए की बात कर रहे हैं तो सी की वैल्यू क्या है 10 और ए की वैल्यू 1। यहाँ पर देखोगे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 5 जा 10, तो 10 = 10 आ गया, मतलब वेरीफाइड। समझ में आ गया क्या? ये सब चीजें समझ में आ गई। इस तरीके से इतना आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये लिखना, फिर उसके नीचे ये, फिर उसके नीचे ये, इतना पार्ट आप कर देते हो तो आपका ये 2 या 3 मार्क्स का, ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। समझ में आया क्या आप लोग को? सभी को समझ में आया क्या? कोई डाउट हो तो पूछो, इसमें कुछ अगर समझ में नहीं आता है तो पूछो, कोई पॉइंट नहीं। यहां पर, यहां की बात कर रहा, तो यहां पर देखो पहले यहां से जीरोज -2 -5 मिला, ठीक है, ये उसको एक अल्फा एक बीटा में रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर ये पॉलिनोमियल जो था वही लिखा है, ठीक है। अब इसका कोफिशिएंट जो है ना, देखो कोफिशिएंट मैंने इसके प्रीवियस पहले लेक्चर में ही समझाया था, जो इसका पॉलिनोमियल का पहला लेक्चर था उसमें ही समझाया था कि कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का मतलब एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन है। तो कोई भी अगर यहाँ नंबर नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब एक मल्टीप्लीकेशन तो होता है, 1 मल्टीप्लीकेशन होता ही है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया 1। इसका देखो x यहाँ पे है, x का कोफिशिएंट क्या है 7, और ये कांस्टेंट टर्म है तो वहां पे लिखा कांस्टेंट टर्म। ये प्रीवियस वाला लेक्चर आपने नहीं देखा इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। और ये भी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट वाले में ये मैंने एक्सप्लेन करके बताया था कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -x का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। ये फॉर्मूला लिखवाया है मैंने, ठीक है। फिर बाद में देखो सम ऑफ जीरोज मतलब जोड़ना था ये दोनों को, तो ये दोनों को जोड़ोगे तो देखो -2 और -5 दोनों को ऐड करोगे तो -7, और इधर माइनस तो माइनस है, b की वैल्यू कितनी है 7 और a की वैल्यू कितनी है 1, तो 7/1 -7/1 -7 ही होगा, क्योंकि नीचे 1 रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबके डिवाइड में सबके डिनोमिनेटर में 1 होता ही है, चाहे लिखो या ना लिखो। ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है, तो इसका -7 और -7 दोनों इक्वल हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है, दोनों बराबर आ रहा है, मतलब सम ऑफ जीरोज और ये वाला जो फॉर्मूला है इसको क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर दे रहा है। वैसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या था, ये सी क्या है, सी आपका कांस्टेंट टर्म है और डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो सी की वैल्यू 10 और ए की वैल्यू 1 है। और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये जीरोज थे ना दो, इनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन दोनों का किया है, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो प्लस हो गया, और 2 और 5 का मल्टीप्लीकेशन किए तो 2 5 जा 10 हो गया, तो यहाँ 10 = 10 आ गया, इसलिए यहाँ पर भी क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए, इसलिए ये वेरीफाइड हो गया। तो ये इतना पार्ट समझ में आ गया क्या? अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया। और किसी को डाउट हो तो पूछो, ठीक है, क्योंकि हम आराम से चलेंगे। आप, मेरा मकसद है कि आपको सिखाना है तो आपको अच्छे से बेहतरीन तरीके से आपको अच्छे से सिखा सकूं, वही ट्राई करके लेकर चल रहा हूं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन करके बताऊंगा, आराम आराम से करके चलेंगे कि ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट ना हो। चलिए अभी मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 3 बता देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 भी मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 लिख लेते हैं। क्या बोला है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल
एक्स स्क्वायर माइनस 3 and verify the relation between zeros and the coefficient of the पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल। ओके, देखो सेम है जो इसके प्रीवियस क्वेश्चन किए, सेम है, बट उसकी यहाँ पे उसकी जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 है। ठीक है, आप यहाँ पर देखोगे सोल्यूशन में, तो पहले नंबर तो आप क्या करोगे, px के फॉर्म में ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म कोई बोलेगा स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसमें इससे अगर कंपैरिजन कराया जाए, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ा सीरीज में ऐसे लिखते जाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, पी एक्स का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से कंपैरिजन अगर करोगे, ठीक है, यहाँ से कंपैरिजन करोगे तो आप यहाँ पर फाइंड आउट कर लोगे आराम से। ठीक है, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन है 1। ठीक है, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो एक्स वाला टर्म है क्या, नहीं है, जब एक्स वाला टर्म ना हो तो बी की वैल्यू क्या हो गई 0, एंड सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कितना है -3 है। ठीक है, तो ये ए की वैल्यू मिल गया, यहाँ बी की वैल्यू, यहाँ सी की वैल्यू मिल गया। ठीक है, ये मैं पहले से फाइंड आउट कर रहा हूँ। ठीक है, इसके प्रीवियस वाले में मैं बाद में फाइंड आउट किया, तो आप बाद में भी कर सकते हो, पहले भी कर सकते हो। अब दूसरा यहाँ पे क्या करना है, इनके जीरोज फाइंड आउट करने हैं। तो मैंने जीरोज फाइंड आउट करने का टेक्निक वही बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरोज फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे 0 रख दो, और ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो ये इसमें देखो एक्स वाला टर्म ये वाला नहीं है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो ये -3 है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +3 हो गया एक्स स्क्वायर। देखो अब यहाँ पर ध्यान देना कि अगर ये स्क्वायर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर देखो ये स्क्वायर वाला मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ पर तो स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या पावर आ जाएगा, दोनों के ऊपर देखोगे यहाँ पर 3 है ना, तो 3 के ऊपर 1/2 पावर आ जाएगा, और यहाँ पर x हो गया। तो यहाँ पर जब ये दोनों पे पावर लगाते हैं ना, तो ये प्लस माइनस आ जाता है। ठीक है, ध्यान से समझना, यहाँ पर देखो 2 था और इसके ऊपर 1/2 लगाए, तो ये 2 कैंसिल, सिर्फ x बच गया, तो यहाँ सिर्फ x, और यहाँ पर क्या हो गया 1/2 का पावर का मतलब ये होता है रूट में 3 आ जाएगा। 1/2 मतलब रूट, अगर 1/3 रहता है तो क्यूब रूट होता है, तो अभी सिर्फ रूट समझो। तो x की वैल्यू 2 आ गया, एक x की वैल्यू आ गया +√3, और एक वैल्यू आ गया और करके लिख देना x = -√3। तो ये आपके पास क्या क्या वैल्यू आ गया, जीरोज आ गए, जीरोज। ठीक है, ऐसे लिख देना, जीरोज ऑफ px आर क्या है, एक +√3 है एंड एक -√3 है, ये मिल गया। अब यहां पर ध्यान देना, अब आपका वेरिफिकेशन बोला है, वेरीफाई करो जीरोज और कोफिशिएंट पॉलिनोमियल का, जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल को वेरीफाई करना है। तो यहां पर क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता था, लिख लेता हूं, यहां पर एक बार फॉर्मूला भी लिख लेता हूं। क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सम ऑफ जीरो 2 है, एक +√3 एक -√3 है। तो देखो सम ऑफ कर रहा हूं, एक +√3 और एक -√3। ठीक है, और यहाँ पे माइनस है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, देखो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, b = क्या है 0, तो यहाँ पर 0 हो गया, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1 है, तो 0/1 0 ही हो जाता है, ये 0 हो गया। और यहाँ पे +√3 और -√3, प्लस में से सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू माइनस हो गया, तो भी 0,
तो 0 इक्वल टू 0 क्या हो गया, वेरीफाइड। ठीक है, इक्वल आएगा, इक्वल आ ही जाएगा। अगर आपने ये 0 सही फाइंड आउट किया तो इक्वल आएगा, इक्वल नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं आपने इधर मिस्टेक किया होगा, ये ध्यान रखना। फिर दूसरा क्या है, ये पहला था, दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या था आपका, होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पर देखोगे एक है +√3, एक है -√3। ये देखो प्रोडक्ट मतलब ब्रैकेट में दोनों लगा दिए, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो गए। कांस्टेंट टर्म कितना है, देखो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितना है, -3, तो यहाँ -3 आ गया। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 है। अब यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। रूट का रूट के साथ, ध्यान से समझना, सेम वैल्यू हो, अगर 3 3 दोनों में है, सेम वैल्यू हो तो रूट रूट क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में हट जाते हैं और सिर्फ वैल्यू रह जाता है। तो यहाँ पर -3, यहाँ पर भी -3, दोनों इक्वल हो गए दोनों साइड, तो यहाँ पर कर दोगे क्या, वेरीफाइड। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से आप इसको वेरीफाइड कर दोगे। समझ में आ रहा है, पता चला, ये आइडिया मिला आप लोग को। किसी को इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, किसी को इसमें कोई डाउट है, किसी को इसमें कोई डाउट है। हाँ, कौन सा, ये वाला यहां पूछ रहे हो, b की वैल्यू मैं बता रहा हूं। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहां स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखो यहां पर देखोगे ax² + bx + c, तो यहां पर आप देखोगे x वाला टर्म इसमें नहीं है। ये जो पॉलिनोमियल दिया है क्वेश्चन में, इसमें x वाला टर्म है ही नहीं है। नहीं होने का मतलब क्या है कि वो उसके साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसीलिए वो नहीं लिखा है। तो यहां पर देखोगे b की वैल्यू जो है यहां पर 0 होगा, तभी तो ये टर्म 0 पूरा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, इसीलिए हमने यहाँ पे b की वैल्यू 0 लिखा है, क्योंकि ये टर्म है ही नहीं है, ये टर्म नहीं है, इसकी वजह से इसकी वैल्यू को 0 लिखा है। अगर मान लो कि ऐसा दिया होता, ऐसा दिया होता x² + x, ऐसा दिया होता, तो इसका मतलब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, तब हम c की वैल्यू 0 लिखते हैं। यहाँ पर देखोगे कांस्टेंट टर्म नहीं है इस वाले में, तब हम c की वैल्यू 0 लिखते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू है, तो यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या होता है, 1, तो मतलब यहाँ b की वैल्यू 1 होती। लेकिन यहाँ पे b का वाला टर्म ही नहीं है, इसलिए उसको वैल्यू क्या लिखा है, मैंने 0 लिखा है। समझ में आया अभी। और किसी को कोई डाउट, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। एनीवन, और किसी को कोई डाउट है, और किसी को कोई डाउट है, बोलो हाँ या ना। एनी डाउट, एनी डाउट। अब यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। बहुत ही आसान है, आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चंस है। आवाज क्लियर आ रही है ना। 4th एग्जाम्पल देख लो। 4th एग्जाम्पल, ये आ रहा है क्या इतना पार्ट, बोला है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल the sum
and product of whose zeros are -3 and 2 respectively। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में आएंगे तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देंगे आ जाएगा। क्वेश्चन को पहले समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप सॉल्व कभी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हर बार मैं क्वेश्चन को समझाने का ट्राई कर रहा हूं। पहले क्वेश्चन को समझिए। देखिए, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब यहां क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होता है? ऐसा ax² + bx + c। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए आपको a चाहिए, b चाहिए, c चाहिए। ये a और b और c मिल जाए तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लेंगे। आगे क्या दिया, क्या है ये बनाने के लिए? कुछ तो कंडीशन दिया होगा तभी हम बना सकते हैं। तो कुछ कंडीशन दिया है। क्या दिया है? द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हुज जीरोज, मतलब जो पॉलिनोमियल है उसका सम एंड प्रोडक्ट ऑलरेडी दिया है, ठीक है। तो गिवन में यहां पर सॉल्यूशन में ऐसे लिखेंगे, देखो सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है? सम ऑफ जीरोज में दिया हुआ है। क्या दिया है? देखो सम, पहला सम दिया है तो पहले का वैल्यू -3, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है? दूसरी तरफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 2 दिया है। तो पहले सम ऑफ जीरोज को लेकर चलता हूं, ध्यान से समझना। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या था? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, ध्यान से समझना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया है -3, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जब कोफिशिएंट में हम देखते थे तो क्या वैल्यू होती थी? वो होता था -b/a। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में -b/a होता था, याद है कि नहीं? -b मतलब कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², और माइनस तो इनबिल्ट होता था। और यहां पर दिया है -3, नीचे 1 हम लगा सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। नीचे हम 1 लगा सकते हैं, किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहां पे देखो, ऊपर की वैल्यू ऊपर बराबर कर सकते हो, नीचे की वैल्यू नीचे के बराबर कर सकते हो, ठीक है। एक ऐसे मतलब रेशियो फॉर्म में आप बराबर लिख सकते हैं। तो यहां पे देखेंगे -b = -3, ठीक है, -b = -3, और यहाँ a = 1 एंड a = ऐसे करके लिख सकते हो, एंड a = क्या है? 1। यहां पर दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल कर दो, b = 3 आ गया, और यहां पर a = 1 आ गया। तो दो वैल्यू तो आपको मिल गई। इस इक्वेशन के लिए दो वैल्यू तो मिल गए, b मिल गया, a मिल गया। अब चाहिए c। तो c के लिए एक और कंडीशन है, कौन सा दिया था? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या है? 2 दिया है। प्रोडक्ट का मतलब अल्फा इंटू बीटा का मल्टीप्लीकेशन, जो जीरोज हैं उनका मल्टीप्लीकेशन है 2 दिया हुआ है। सम का -3 था, लिख दिया। प्रोडक्ट का 2 है, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहले का पहला, दूसरे का दूसरा वैल्यू। अब यहां पर देखिए, अल्फा इंटू बीटा के लिए क्या फॉर्मूला था कोफिशिएंट वाले फॉर्म में? तो c/a था, और वैल्यू कितनी है? 2 है। a की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर लिया, 1 है। तो यहां अगर 1 रखते हैं तो ये 1 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 1 2 जा 2, c की वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है। अभी यहां पर क्या करोगे? दूसरे, अभी ये वाला लिखना, फिर उसके नीचे ये, फिर उसके नीचे यहां वाला लिखना, ठीक है। यहां पर दिख रहा है ना? अब इसके नीचे क्या करना है वो देखो। आपको a b c की वैल्यू मिल गया। a की वैल्यू आपका मिल गया 1, b की वैल्यू 3 है, और c की वैल्यू कितना मिला? 2। तो अब आपको पुट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। कीपिंग द वैल्यू ऑफ a b and c in standard form of polynomial, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या हो जाएगा?
a की जगह पे 1 मतलब एक्स स्क्वायर, और प्लस बी एक्स होता है तो 3x आ गया, और c की वैल्यू 2 मतलब 2 हो गया। तो ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लोगे। समझ में आया? इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। समझ में आया क्या? समझ में आया? एनीवन, एनी डाउट? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? बड़ा आसान है ये, 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछता है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछता है। समझ में आया? किसी की आवाज नहीं आ रही है? तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। एक एग्जाम्पल रह गया था 5 ना, वो कल के लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। कल के लेक्चर में एग्जाम्पल 5 समझाऊंगा आपको और एक्सरसाइज कराऊंगा। आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं।